अल्मोड़ा की जयंती पर कृषक महोत्सव का किया गया उद्घाटन। सीएम धामी ने 256 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर सीएम धामी ने जताया दुख। कहा, श्री बादल जी का भारतीय राजनीति में था एक विशेष स्थान। सीएम धामी ने अल्मोड़ा स्थित गोलजीव देवता मंदिर में की पूजा अर्चना। सरकार मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत प्रथम चरण में 17 मंदिरों को करेंगे विकसित। उत्तराखंड परिवहन निगम ने शुरू की हरिद्वार से शिमला के लिए नई बस सेवा। सूडान से भारतीय परिवार रवाना। सूडान में फंसा भारतीय परिवार पानी के जहाज से सऊदी अरब हुआ रवाना। चारधाम यात्रा पर सुरक्षा बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। सितारगंज से खबर है, जहां जेल कैंप रोड पर दिन दहाड़े शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। जेल कैंप रोड पर दिन दहाड़े मर्डर से हड़कंप। सितारगंज इंटर कॉलेज के सामने का मामला। मामूली कहासुनी के बाद की गई हत्या। रोज की तरह मजदूरी के लिए निकला था घर से। कोतवाली से महज 150 मीटर पर हुआ मर्डर। सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। खबर सितारगंज से है, जहां जेल कैंप रोड पर दिन दहाड़े मर्डर से हड़कंप। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। जी दीपक, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सुबह लगभग जो है 8 बजे की घटना है। यहाँ पे जो है इसमें जो है मौके पे जो है कहासुनी का जो है सुबह मामला हो गया है। आपस में लेबर जो यहाँ पे काम करने के लिए आती है, यहाँ पे लेबर आपस में लड़ गए। उसके बाद जो है दूसरी लेबर वाले ने जो है उसकी जो है मौके पर जो है धारदार हथियार से जो है उसके गले पे तुरंत मार दिया और उससे जो है मौके पर मौत हो गई। उसके बाद जो है सितारगंज के पीएचसी हॉस्पिटल में जो है उसको पहुंचाया गया। उसका जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वहाँ जो जगह पे उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जो है मौके का जायजा ले रहे हैं और पुलिस ने जो है मुलजिम को जो है पकड़ लिया है और जो है उस पर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी, साथ ही ये जो आरोपी हैं वो क्या साथ के हैं या इनके पड़ोसी? किस प्रकार का रिश्तेदारी है इनकी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस जो है अभी मामले की जांच कर रही है। अभी ऐसा कुछ जो है पता नहीं लग पा रहा कि जो आरोपी है जो कौन है। जो वैसे सुनने में जो आया है, वहाँ के जो लोगों से जो है वार्ता की गई है, उन्होंने बताया कि ये आरोपी जो है उनके साथ का ही जो साथ में काम करता था। आज जो है सुबह घर से अपने काम करने के लिए निकले थे और उसके बाद जो है मुख्य चौक पे वहाँ पे एकत्रित हुए थे। उसके बाद इनको आपस में कोई कहासुनी हुई। उसके बाद उन्होंने जो है अपने थैले से जो है छुरा निकाला और जो है उसको धारदार हथियार से जो मौके पर मार दिया। उसकी जो है मृत्यु हो गई। जी, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई है। सारंगी कोतवाल जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो है कोतवाल इस मामले की जो है जांच में जुटी हुई है। अभी जो है पुलिस से जो है वार्ता हुई थी, लेकिन पुलिस जो है अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही है। लेकिन पुलिस ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है मुलजिम को जो है जो भी इसकी जो सजा बनती है उसको दी जाएगी। मुलजिम को पकड़ लिया गया है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मामूली सी कहासुनी के बाद मर्डर कर दिया और जो आरोपी है वो साथ ही काम करने वाला बताया जा रहा है।
हिंदू संगठन के लोगों ने तहसील के कर्मचारी पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय वर्मा की अगुवाई में हिंदू संगठन के लोग तहसील मुख्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन देकर तहसील कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। संगठन के लोगों का आरोप है कि उक्त कर्मचारी द्वारा सरकारी कार्यालय में धर्म विशेष का कैलेंडर लगाया गया है, जबकि किसी भी सरकारी कार्यालय में धर्म विशेष की तस्वीर अथवा पोस्टर नहीं लगाए जा सकते। सरकारी कार्यालय में केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के ही फोटो अथवा तस्वीर लगाई जा सकती है। आरोप है उक्त कर्मचारी द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन कार्यालयों में इस तरह की धार्मिक फ़ोटो लगानी कोई उचित नहीं होती। अगर फ़ोटो लगानी है तो महात्मा गांधी जी की लगाइए, सरदार पटेल जी की लगाइए, प्रधानमंत्री जी की लगाइए। इस तरह की जो मक्का मदीना की है वो तो सिर्फ एक ही धार्मिक उन्माद फैलाने की एक साजिश है और उसी के आधार पे इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और एक विशेष समुदाय को ये तवज्जो देते हैं यहाँ पर जो स्टेनो हैं और उसी के आधार पे आज हमने इसकी वो की है यहाँ पे मांग। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, देश के महापुरुषों के चित्र लगाए जाने की परंपरा है। लक्सर कार्यालय से शिकायत मिली थी कि यहाँ पर किसी मुस्लिम कार्यकर्ता ने मक्का मदीना का कैलेंडर टांग रखा है। तो क्योंकि सरकारी भवन है तो यहाँ पर सभी समुदायों के लोग आते हैं, तो एक विशेष मानसिकता को प्रदर्शित करने वाला कोई कैलेंडर या तस्वीर को यहाँ पर अनुमति नहीं दी जा सकती। वो शिकायत हमने आज लिखित रूप से एसडीएम महोदय के समक्ष की है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में इसका निस्तारण कर देंगे। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार 15 अप्रैल रात हुई हत्या पर पौड़ी पहुंची राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा कि योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उस पर कायम है। कहा कि सरकार ने इस बात की हर तरह से कोशिश की है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। जब जुल्म की इंतहा होती है तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसा कुछ कहना भी रहा कल्पना सोनी का। साथ ही उन्होंने कहा प्रयागराज में अतीक अहमद आतंक का पर्याय बन चुका था। अब अतीक और अशरफ ही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ी भी अपराध जगत से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जांच कमेटी भी बिठाई हुई है। अपराधी कोई भी और किसी भी प्रकार का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अतीक की हत्या करने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है। ये वो माफिया था, इस पर कोई दो राय नहीं है। उसको कानून सजा दे, कानून उसके लिए काम करे, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक बहुत बड़ा तमाचा है। थोड़ी देर के लिए मैं सोचता हूँ कि वो अपराधी नहीं होता, माफिया नहीं होता, या किसी धर्म विशेष का नहीं होता, और वो एक व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति होता है, राजनीतिक मुकदमे होते हैं और राजनीतिक व्यक्ति होता है, और पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट में या मेडिकल के लिए ले जाया गया होता और तब उसकी हत्या होती है। राजनीतिक द्वेष होता है, राजनीतिक रंजिश होती है। पुलिस की मौजूदगी में अगर उसकी हत्या होती है तो ये कहीं ना कहीं कानून के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। देखिए, प्रयागराज के आतंक का पर्याय तो अतीक था और खाली अतीक और अशरफ तक होता तो चलता। उसकी आने वाली पीढ़ी भी उस अपराध जगत से जुड़ चुकी है और हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जांच समिति बिठा चुके हैं। उन युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है। हर तरह का न्याय होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर रार थम नहीं रही है।
राज्य में अभी वन भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब बद्रीनाथ और केदारनाथ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जे का मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद मंदिर समिति ने ऐसे लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि उनकी ओर से अभी तक कुल 188 लोगों को नोटिस भेजा गया है। साथ ही खाली न करने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को सामने लाती है। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर रार थम नहीं रही है। राज्य में अभी वन भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब बद्रीनाथ और केदारनाथ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जे का मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद मंदिर समिति ने ऐसे लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि उनकी ओर से अभी तक कुल 188 लोगों को नोटिस भेजा गया है। साथ ही खाली न करने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। बता दें, साल 2022 में मंदिर समिति के अध्यक्ष का पद संभालते ही अजेंद्र अजय ने राज्य में और प्रदेश के बाहर स्थित सभी कब्जा किए गए संपत्तियों को लेकर छानबीन शुरू कर दी थी। समिति के अध्यक्ष ने कहा, समिति ने 188 कब्जा धारकों को नोटिस जारी किए हैं। कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। विगत वर्ष जब श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मेरे संज्ञान में आया कि मंदिर समिति की जो विभिन्न स्थानों पर प्रदेश और प्रदेश से बाहर जो परिसंपत्तियां हैं उन पर कई लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। मेरे संज्ञान में जैसे ही मामला आया मैंने इसकी तत्काल छानबीन कराई। जो परिसंपत्तियां हैं हमारी उनका पूरा ब्यौरा तलब किया और इसके पश्चात हमने जो अवैध रूप से कब्जा धारक हैं ऐसे 188 लोगों को हमने नोटिस जारी किए हैं। कुछ अन्य लोग और भी सामने आए हैं, उनको भी हम नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं और उनको चेतावनी दी गई है कि यदि उनके द्वारा मंदिर समिति की जो परिसंपत्तियां हैं उन पर से तत्काल कब्जा नहीं हटाया जाता है तो उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करेंगे। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को सामने लाती है। सरकार बीजेपी की है तो फिर ऐसे में कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी जमीनें मंदिर समिति को दान में दी गई हैं उसे दान के उपयोग में लाया जाए। वहीं यूकेडी ने अवैध अतिक्रमण के लिए बीजेपी कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर वोट के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा। दान में दी हुई जमीनों पर कब्जा हुआ है, सरकार की जिम्मेदारी है उसको अतिक्रमण को और कब्जे को हटवाए और जिस उपयोग के लिए दान दी गई भूमि वो उसी उपयोग में लाई जानी चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड में जंगलात की या सरकारी भूमि पे जितनी मज़ारें हैं उससे कई गुना ज़्यादा संख्या में मंदिर हैं और जहाँ तक बद्रीनाथ और केदारनाथ की भूमि पर भी जो है सरकारी ज़मीनों पर भी अतिक्रमण है और अभी जो नोटिस जारी हुए हैं 100 से ज़्यादा लोगों को, ये अपने आप में बताता है कि धार्मिक कार्यों के नाम पर ज़मीनों का अतिक्रमण जो उत्तराखंड में है वो बहुत बड़ी संख्या में और ख़ास करके कुमाऊं में जंगलात की ज़मीन पे बहुत ज़्यादा कब्जे हैं, जिसको लेकर के अभी सरकार ने जो IFS ऑफिसर हैं पराग मधुकर धकाते उनके नेतृत्व में भी एक कमेटी बनाई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली वाले दलों की सरकारें पिछले 22 साल से दो बार रही। दो बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चुनाव नजदीक देखती है तो फिर वो मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम इन सब चीज़ों में लोगों को उलझा भरमा करके अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश करती है। जब सरकार अतिक्रमण की बात कर रही है और अवैध अतिक्रमण की बात कर रही है तो फिर केवल मजार और बद्रीनाथ मंदिर समिति की जमीन की बात क्यों कर रही है? पूरे राज्य के अंदर हजारों एकड़ जमीन पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। और मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले जब 4 धाम यात्रा मार्ग का निर्माण हो रहा था तो टिहरी की DM सोनिका
तब थी तो उन्होंने हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर के कहा था कि सड़क के किनारे जितने अवैध मंदिर, मस्जिद या जो भी धार्मिक स्थल हैं उन सबको हटाया जाएगा। कुल मिलाकर राज्य में अवैध अतिक्रमण को लेकर चल रही रार थम नहीं रही है। सरकार एक तरफ जहां वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर अब बद्रीनाथ और केदारनाथ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जे का मामला सामने आया है, जो कि चिंताजनक सवाल है। और ये है कि आखिर क्यों राज्य में अवैध अतिक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं? आखिर क्यों समय पर मंदिर समिति और सरकारी विभाग के अधिकारी समय पर कार्रवाई नहीं करते? सवाल ये है कि क्या मंदिर समिति की ओर से दिए गए नोटिस और कानूनी कार्रवाई के डर से कब्जाधारी कब्जे को छोड़ देंगे? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब को सबका इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 27 से लेकर 29 अप्रैल तक ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 26 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं पहाड़ों में 27, 28 और 29 अप्रैल को मौसम और बिगड़ने का अनुमान है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी और साथ ही जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने की संभावना है। इसमें भी विशेषकर जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों में जो है कहीं कहीं हल्की जो है वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। और जो चारधाम लोकेशन की बात करें, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है बर्फबारी भी जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर बर्फबारी भी मिलने की संभावना। सीधा रुख करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उसको सौगात में कैसे सौंपी जा रही है, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आज मैं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहा था, अगर तुम में जरा भी नैतिक साहस है तो पूरे देश से अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि कोरोना के समय में चुनावी रैलियां करके कोरोना क्यों फैला रहे थे। कहां थे जब लोग चीख रहे थे? पूछे प्रधानमंत्री से, अगर जरा सा भी नैतिक साहस है कि उस कोरोना के समय में जब लोग मर रहे थे तो आप 8,000, 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए क्यों खरीद रहे थे? पूछिए अगर जरा सा भी नैतिक साहस है कि 12-12 करोड़ की अपने इर्द गिर्द घूमने वाली कारें क्यों खरीद रहे थे उस वक्त जब लोगों की जान जा रही थी। तो इसलिए असल मुद्दा है पुलवामा में मारे गए हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब दो। जो विषय वहां के तत्कालीन राज्यपाल, मौजूदा पूर्व राज्यपाल, 4 राज्यों में राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक जी उठा रहे हैं। सवाल यह है कि अडानी के महाघोटाले पर, लाखों करोड़ के महाघोटाले पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर जवाब सरकार कब देगी, इस पर चर्चा कब होगी। और प्रधानमंत्री जो हमारे शहंशाह आलम हिंदुस्तान के फकीर, गरीब चाय बेचने वाले 550 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, लाखों का पेन इस्तेमाल करते हैं, लाखों का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, दिन में कई बार कपड़े बदलने का काम करते हैं, उनका जवाब कब दोगे? सवाल यह है कि 15 करोड़ रुपए सिर्फ अपने घर की मरम्मत में दिल्ली के लाट साहब खर्च करते हैं, उसका जवाब कब दोगे? 1 एकड़ में मुख्यमंत्री का घर है और 6 एकड़ में लाट साहब का घर है, इसका जवाब कब दोगे? सवाल यह है कि
सैकड़ों करोड़ रुपए नमस्ते ट्रंप के नाम पर हिंदुस्तान में उस वक्त खर्च किया गया जब कोरोना की महामारी का भय था पूरे हिंदुस्तान में। उस वक्त आप अमेरिका के राष्ट्रपति को लाके नमस्ते ट्रंप, टाटा ट्रंप कर रहे थे। इसके लिए जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है? इसलिए मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, असली मुद्दों पर बात करो। जवानों की शहादत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए गद्दारी किसने की, देश से धोखा किसने किया, यह बड़ा मुद्दा है। अडानी के साथ मिलकर घोटाले पे घोटाला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, यह मुद्दा है। इन मुद्दों पे बात करो, इन मुद्दों पे चर्चा करो। एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि कुछ राजनेता जो छोड़ा जा रहा है, जो कि आईएएस के हत्यारे हैं, इस राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? बिहार में हुआ आनंद मोहन बस। देखिए, मुझे उस विषय की पूरी जानकारी नहीं है कि क्या पूरा मामला है। अभी आपके माध्यम से मैं सीधे लखनऊ से आया और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा हूँ। पूरी घटना की जानकारी हो जाए तो जरूर आपकी बात का जवाब देंगे। इसमें जो कागज दिखाए जा रहे हैं उससे कितना आप सहमत हैं? आपको लग रहा है कि ये जानकारी सही नहीं है या फैक्ट से? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कोई कानूनी रास्ता अपनाएंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री के घर में 3 घटना हुई। 80 साल उनका पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको तोड़ के बनाया, 30 करोड़ की लागत में वो घर बना। उसके ऊपर कल से चर्चा किए जा रहे हैं, बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो जरा अपने लाट साहब से भी तो पूछिए आप, 15 करोड़ रुपए तो उनके घर के मरम्मत में खर्च हुआ। 15 करोड़ रुपए मरम्मत में, नया घर बनाने में नहीं। मुख्यमंत्री का तो नया घर बना, एलजी के तो मरम्मत में 15 करोड़ खर्च हुआ। चलो उससे आगे निकल जाओ आप, प्रधानमंत्री के घर के रिनोवेशन में 90 करोड़ रुपए खर्च हुआ, उससे भी आगे निकल जाओ आप। 500 करोड़ रुपए का हमारे देश के फकीर, हमारे देश के झोला छाप फकीर प्रधानमंत्री, जिसको अपने आप को कहते हैं मैं झोला छाप प्रधानमंत्री हूं, उनका जो घर बन रहा है वो 500 करोड़ रुपए में बन रहा है। और उसके पहले उस विराट महल में जाने से पहले 90 करोड़ रुपए खाली घर के रिनोवेशन में खर्च हो रहा है। ये फैक्ट्स, इस पे बात करो। कितने लाख का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, कितने लाख के पेन इस्तेमाल करते हैं, कितने लाख का सूट पहनते हैं, करो चर्चा करिए कि 12-12 करोड़ की कारें उनके काफिले में क्यों घूमती हैं। चर्चा करिए कि 8,500 करोड़ रुपए का जहाज उन्होंने क्यों खरीदा। और ये दोनों काम उस वक्त किए जब कोरोना की महामारी थी देश में। क्योंकि आज मैं वो ड्रामेबाज प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कोरोना का जिक्र कर रहा था। अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को जब चिंता होनी चाहिए थी शमशान में जल रही लाशों की, तो उस वक्त तो वो चुनाव की रैली कर रहे थे, बंगाल में कोरोना फैला रहे थे। भूल गए वो दिन? पीछे तक भाइयों बहनों भीड़ ही भीड़ दिख रही है। वो लोग यहाँ आप सुन पा रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय जी को। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।